हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट पल्लू में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पीसी जोशी, बायोलॉजी लेक्चरर। 12वीं का आज अपने जो जीव विज्ञान का 22वां लेसन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र को हम आगे की ओर लेके जाएंगे, इसको आगे क्लियर करेंगे। कल हमने जो देखा था वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की सामान्य जानकारी थी। आज हम इसको आगे लेके जाएंगे। एक बार कल वाला थोड़ा रिपीट कर देता हूँ मैं हल्का सा, ताकि आगे की लाइन अपने लेंथ बनी रहे। सबसे पहले हमने देखा था कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन के बाद में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा देखी थी। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के कितने भाग हैं उनको देखा था। पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट है इसका हमने अध्ययन किया था। तो हमने देखा कि दो भाग थे इसके, नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 है पाचक ग्रंथियां। नंबर 1 आहार नाल, नंबर 2 है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल जिसे अपने एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस डायग्राम में अपने एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दोनों दिखाई गई है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, इनको हमने बताया था। सबसे पहले डाइजेशन की बात की थी हमने कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, डाइजेशन। ठीक है, मानव का वह तंत्र जो ये कार्य कंप्लीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट में आहार नाल को देखा था। आहार नाल मुख से लेकर के गुदा तक एक अविभाजित नलिका होती है जिसे अपने आहार नाल कहते हैं, और इसी आहार नाल से विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, आहार नाल के अपने विभिन्न अंगों को भी देखा था, एक तालिकाबद्ध किया था। इस तालिकाबद्ध को करने के लिए हमने सबसे पहले जो पॉइंट किया था वो था मुख। अपने बात करते हैं सबसे पहले अंग की, आहार नाल के। आहार नाल का सबसे पहला अंग था वो था मुख। मुख किसे कहते हैं? मुख एक अनुप्रस्थ दरारनुमा छिद्र होता है, ठीक है, जो एक मुलायम मांसपेशीय संरचना के द्वारा घिरा रहता है, जिसके दो पार्ट होते हैं उस मुलायम मांसपेशीय संरचना के। एक को तो बोला जाता है अपर लिप और दूसरा बोला जाता है लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप। अपर लिप जिसे अपने ऊपरी ओष्ठ कहते हैं और लोअर लिप जिसे नीचे वाला ओष्ठ कहा जाता है। ठीक है, तो मुख के अंदर अपने बात की थी, ये एक अनुप्रस्थ दरारनुमा छिद्र होता है जो दो संरचनाओं से घिरा हुआ होता है। कोमल मांसपेशीय संरचना होती है। ऊपरी भाग को अपर लिप, ऊपरी ओष्ठ कहते हैं, और नीचे वाले भाग को लोअर लिप, नीचे वाला ओष्ठ कहा जाता है। अब अपने लिप्स की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं लिप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मुख के अंदर ही लिप्स के पार्ट को पॉइंट देखते हैं। 2-3 बिंदु इसके इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं। लिप्स में सबसे पहले मिशनर्स के कण, एक विशेष कण पाए जाते हैं, इनमें कण रूपी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मिशनर्स के कण कहते हैं। ये मिशनर्स के कण अति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? अति संवेदनशील होते हैं और ठंडे व गर्म का एहसास कराते हैं। गर्म में ठंडे का एहसास कराते हैं। ठीक है, मिशनर्स के कण कहते हैं जिनको, जो गर्म व ठंडे का एहसास कराते हैं। दूसरी है लेबियल ग्रंथियां। दूसरी कौन सी है? लेबियल ग्रंथियां। ये जो लेबियल ग्रंथियां होती है ये ओष्ठों को नमी प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ओष्ठों को या लिप्स को क्या प्रदान करती है? मॉइस्चर प्रदान करती है, नमी प्रदान करती है, जिससे ये ओष्ठ सूखते नहीं है, जिससे ये लिप्स क्या नहीं करते हैं? सूखते नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से थे लिप्स के अंदर? दो विशेषताएं। ये मिशनर्स के कण इसके अंदर पाए जाते हैं जो ठंडे व गर्म का एहसास कराते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। दूसरी लेबियल ग्रंथियां पाई जाती है जो ओष्ठों को क्या प्रदान करती है? विशेष द्रव का स्रावित करती है ग्रंथियां, जिससे ओष्ठ या लिप्स है वो क्या बने रहते हैं? नम बने रहते हैं और ड्राई नहीं होते हैं।
ठीक है ना, ये जल्दी से फट पाते, कई बार फट जाते हैं होठ, तो यही काम आता है लेबियल ग्रंथियों से वो स्त्राव कम हो जाता है, जिसके कारण ये ड्राई हो जाते हैं और फटने लगते हैं। लिप्स के बाद में अपने मुख के अंदर जैसे ही मुख खुलता है, मुख खुलते ही एक गुहा रूपी संरचना दिखाई देती है, गुहा रूपी संरचना दिखाई देती है। इस गुहा रूपी संरचना को कहते हैं मुख गुहा। क्या कहते हैं इसको? मुख गुहा, जिसे कहा जाता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को अपने देखें तो जैसे ही मुख को खोलते हैं, खोलते ही अंदर एक गुहा जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा को अपने यदि बताएं कि इसको किस तरह से देखा गया है, तो मुख गुहा के अंदर ऊपरी भाग, मुख गुहा के ऊपरी भाग में, मुख गुहा के ऊपरी भाग में, मुख गुहा के ऊपरी भाग में तालु पाया जाता है, पाया जाता है। नीचे वाले भाग पर, नीचे वाले भाग पर जिह्वा पाई जाती है, जिह्वा पाई जाती है। और पार्श्व भाग पर, पार्श्व भाग पर गालों की आंतरिक, गालों की आंतरिक भित्तियां स्थित होती है, आंतरिक भित्तियां स्थित होती है। मुख गुहा के बारे में बात करें तो मुख गुहा में ये संरचनाएं व्यवस्थित रहती है। मुख गुहा का ऊपरी भाग किसका बना होता है? तालु का। नीचे वाला भाग जिह्वा का, और पार्श्व भाग किसका बना होता है? गालों की आंतरिक भित्तियों का बना होता है। ये भी पेशीय मांसपेशीय संरचनाएं होती है, कोमल संरचनाएं होती है, ठीक है, जो आंतरिक उत्कला उत्तक से घिरी हुई रहती है। तो ये तीन संरचनाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? मुख गुहा का निर्माण होता है। अब मुख गुहा के अंदर बात करें कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा इनको साथ साथ में ही, ठीक है। मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? 2 अंग होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन कौन से होते हैं 2 अंग अपने बात करें तो? सबसे पहले अपने देखते हैं मुख गुहा के दोनों अंगों के नाम। नंबर 1 है जिह्वा। क्या है? जिह्वा, जिसे क्या कहा जाता है? टंग। दूसरी है दांत। क्या है? दांत, जिन्हें क्या कहा जाता है? टीथ। क्या कहा जाता है? टीथ। मुख गुहा के 2 भाग है बक्कल कैविटी के। पहला भाग कौन सा है? जिह्वा। और दूसरा भाग कौन सा है? मुख गुहा में 2 अंग है, वो दांत है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं जिह्वा यानी कि टंग क्या होती है। टंग या जिह्वा एक पेशीय संरचना है बच्चों, जिसका प्रारंभिक स्थल कंठ का जो भाग है वो होता है कंठ के थोड़े से आगे वाले ग्रसनी क्षेत्र से। इस क्षेत्र से, ग्रसनी क्षेत्र के आधारी भाग से ये जुड़ी हुई उत्पन्न होती है, और इसका अंतिम सिरा होता है वो पूर्णतया स्वतंत्र होता है, ठीक है। फ्लैट संरचना होती है, चपटी संरचना होती है, पेशीय संरचना होती है। इसका अग्र जो सिरा होता है या अंतिम सिरा कहते हैं, ये पूर्णतया क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब इसकी संरचना बना करके देखते हैं अपने। सबसे पहले जिह्वा की बात करेंगे, इसलिए अपने एक बार इसको पॉइंट के रूप में हटा देते हैं और जिह्वा का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये जो जिह्वा रूपी संरचना होती है, ठीक है, इस जिह्वा पर पाए जाते हैं स्वाद अंकुर। क्या पाए जाते हैं? स्वाद अंकुर। स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। ये स्वाद अंकुर जो होते हैं ये स्वाद का एहसास करवाते हैं, क्योंकि ये ज्ञानेंद्र भी है, सेंस ऑर्गन भी है, स्वाद का एहसास कराती है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले इसमें स्वाद अंकुरों की। ये स्वाद अंकुर या अंकुरक कहाँ होते हैं अपने बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि ये स्वाद अंकुर जीभ के पश्च भाग में, जहाँ से जीभ उत्पन्न हुई है उस क्षेत्र में, जीभ के पार्श्व भाग में और जीभ के अग्र भाग में भी ये स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। पार्श्व भाग में भी होते हैं, अग्र भाग में भी होते हैं, पश्च भाग में भी होते हैं और बीच वाले भाग में भी ये स्वाद अंकुर पाए जाते हैं जो स्वाद का एहसास कराते हैं, ठीक है। अब किस किस प्रकार के स्वाद का एहसास होता है? जीभ का जो सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जीभ का जो सबसे आगे वाला जो भाग है, कहाँ पर मीठे स्वाद का एहसास होता है, मीठे स्वाद का एहसास होता है। पार्श्व भाग में
जो होता है वो होता है खट्टे का एहसास। जीभ के पार्श्व भाग में किसका एहसास होता है? खट्टे का एहसास। जीभ के बिल्कुल बीच वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ पर नमकीन का एहसास होता है। किसका एहसास होता है? स्वाद का एहसास होता है नमकीन का। और पीछे वाले भाग पर किस स्वाद को देखते हैं? कड़वे स्वाद को। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है जो इन स्वाद रूपी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के ही क्षेत्र से यहाँ पर स्वाद का अपने कह सकते हैं ज्ञान होता है। ठीक है, तो जीभ का आगे वाले जो स्वाद अंकुर पाए जाते हैं वो मीठे को ग्रहण करते हैं, बीच वाले क्षेत्र में नमकीन को किया जाता है, पार्श्व क्षेत्र में खट्टे को किया जाता है, पीछे वाले क्षेत्र में कड़वे स्वाद को अपने कह सकते हैं एहसास करवाया जाता है या कड़वे स्वाद की जो स्वाद अंकुर है वो पाए जाते हैं। अब अपने जीभ की संरचना के बाद में जो दूसरी मुख्य गुहा की संरचना है वो कौन सी है? दांत। वो कौन सी है? दांत। दांत नंबर 2 जो पॉइंट था हमारा, जो मुख्य पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी है दांत। ठीक है, दांत के बारे में पढ़ेंगे अपने, जिसे अपने टीथ बोलते हैं, टीथ कहा जाता है। ठीक है, दांत की बात करें तो ये ऊपरी और नीचे वाले दोनों जबड़े में पाए जाते हैं। ऊपरी जबड़ा जो कि मैक्सिला अस्थि का बना होता है, मैक्सिला बोन का बना होता है, और नीचे वाला जो जा होता है, जबड़ा होता है, वो मैंडिबल अस्थि का बना होता है। और दोनों जबड़ों के अंदर गर्त पाए जाते हैं, उन्हीं गर्तों के अंदर क्या स्थित रहते हैं? दांत स्थित रहते हैं। एक प्रारूपिक दांत की संरचना देखते हैं अपने। एक सामान्य दांत की संरचना की बात की जाए, ये सामान्य दांत की संरचना है। जो बीच का जो पार्ट होता है वो सामान्यतः मसूड़े के द्वारा क्या रहता है? गिरा हुआ रहता है। ये मसूड़े की संरचना बना दी मैंने, यहाँ पर ये मसूड़ा है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये मसूड़े का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर अर्धांश भाग है इसका। ठीक है, ये अर्धांश भाग होता है इसका दांत का। अपने बात करें तो अब दांत की जो पूर्णतया संरचना की बात की जाए तो देखते हैं अपने सबसे पहले बाहरी भाग से हिसाब से एक दांत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। दांत का जो ऊपर वाला सिरा होता है जो बाहर निकला रहता है, ये जो सिरा है ये कहलाता है शिखर या फिर हेड। ठीक है, बीच वाला जो सिरा होता है जो मसूड़े से घिरा हुआ रहता है ये कहलाती है नेक है, और नीचे वाला जो भाग होता है ये कहलाता है रूट। क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। 3 सिरे होते हैं, सबसे पहले हेड, बीच का भाग है नेक, और लास्ट जो सिरा नीचे वाला जो भाग होता है ये कहलाता है रूट। ठीक है, अब अपने सबसे पहले हेड की बात करते हैं। हेड के अंदर सबसे ऊपर का जो भाग होता है ये सबसे कठोर होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग, इसे इनेमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल के नीचे की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जब बात की जाए तो ये जो विशेष प्रकार की अस्थि की संरचना पाई जाती है ये कहलाती है डेंटिन। क्या कहलाती है? ये डेंटिन कहलाती है। ठीक है, और डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। इन ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं को कहा जाता है पल्प कैविटी। क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण किस क्षेत्र से होता है? पल्प कैविटी से होता है। और पल्प कैविटी से जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं बनती है, कौन सी कोशिकाएं? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं जो बढ़ती है। ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें बढ़ती है? पल्प कैविटी में। किसमें बढ़ती है? पल्प कैविटी के अंदर, पल्प गुहा में। और इस पल्प कैविटी से ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं आकार में वृद्धि करके किस अस्थि का निर्माण करती हैं? डेंटिन अस्थि का। और डेंटिन अस्थि का ऊपरी भाग किसका निर्माण करता है? इनेमल का। जो कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी इनेमल ही होता है। ठीक है, ये डेंटिन अस्थि के नीचे पल्प गुहा होती है, और इसी पल्प गुहा के अंदर ही क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंतुओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पर भी तंत्रिका तंतुओं का जाल पाया जाता है इस छिद्र से। ठीक है, यहाँ पर तंत्रिका तंतुओं का जाल, ठीक है, जो आता है इससे ब्रेन से निकल करके, अर्थात ये संवेदनशीलता होता है, गर्म और ठंडे का एहसास करवाते हैं। कई बार झंझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है, तो यहाँ पर तंत्रिका तंतुओं का सही तरह से संतुलन नहीं हो पाता है। ये किसमें होते हैं? पल्प कैविटी के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर रक्त वाहिनियां भी आती है।
जो पोषक तत्वों को लेकर के आती है। ये पोषक तत्व ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। कौन सी आती है? रक्तवाहिनियां। क्या आती हैं? रक्तवाहिनियां आती है, जो क्या काम करती है? पोषक तत्वों को लेकर के आती है, जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाओं को पोषण देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। साथ में तंत्रिका तंतु भी आते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ये है तंत्रिका तंतु। किसमें पाए जाते हैं? दोनों की दोनों संरचनाएं किसमें पाई जाती है? प्लव कैविटी में पाई जाती है। इसके अलावा प्लव कैविटी में क्या पाई जाती है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं। ये जो ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं है, ये क्या काम करती है कि विशेष प्रकार के एक अस्थि का निर्माण करती है, जिसे दंतिका अस्थि या डेंटिन कहते हैं। जिसे दंतिका अस्थि या फिर डेंटिन कहा जाता है। वो डेंटिन के सबसे ऊपर वाले भाग पर क्या पाया जाता है? इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग माना गया है। तो ये तो थी दांत की प्रारूपिक संरचना, जिसके 3 भागों के अंदर आंतरिक संरचना को हमने कंप्लीट किया था। अभी हम बात करेंगे दांत की विशेषताएं, कि दांतों की विशेषताएं क्या होती है। डायग्राम बना लिया सही तरह से, दांत की संरचना का डायग्राम बना लेना। ये है मसूड़ा। क्या है ये? मसूड़ा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पॉइंट आता है वो कौन सा है? आगे वाला जो बिंदु है दांत का, अपने दांत के अंदर बात करेंगे दांत की विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे? दांत की विशेषताएं। दांत की विशेषताएं। दांत की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? ये देखो, दांत की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता कौन सी आती है? ये देखना है अपने। सबसे पहली विशेषता है कि मानव के जो दांत है वो क्या होते हैं? द्विवार दंती। द्विवार दंती। द्विवार दंती का अर्थ ये हो गया कि मानव के अंदर जो दांत है ना, वो जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। पहली बार दांत जब वो शिशु अवस्था में होता है, ठीक है, आपने बात करी थी 6 से 8 माह के या 8 से 9 माह के बीच में दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, दांत उत्पन्न होने लगते हैं, तो इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। इस समय इन दांतों की संख्या जो होती है शिशु अवस्था में, वो होती है 20। ठीक है, जब दोबारा टूट करके उत्पन्न होते हैं दांत, तब दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। तो अपने जीवन में, पूर्ण जीवन काल में कितनी बार दांत उत्पन्न हुए? 2 बार। इसलिए ये विशेषता कौन सी कहलाई गई? द्विवार दंती। ये विशेषता द्विवार दंती होगी। पहली बार जो दांत आए उन समय दांतों की संख्या कितनी थी? 20 थी। प्रत्येक जबड़े में कितने कितने थे? 10। और दूसरे ऊपर वाले जबड़े में भी 10 और नीचे वाले जबड़े में भी 10। दोबारा जब दांत उत्पन्न हुए उस समय दांतों की संख्या कितनी थी? 32। नीचे वाले जबड़े में भी 16 और ऊपर वाले जबड़े में भी कितने हैं? 16। अब बात की जाए दांतों में वृद्धि कितने दांतों की हुई है? कितने दांतों की हुई है? 12 दांतों की वृद्धि हुई है। तो 12 दांत जो आए हैं वो नए आए हैं, बात तो यही है। और नए जब दांत आए हैं, ये जब टूट जाएंगे तो क्या दोबारा उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। इसलिए ये प्रश्न किया जाता है कि मानव में स्थायी दांतों की संख्या, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और अस्थायी दांत कितने हो गए? 20। अस्थायी दांत कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, स्थायी दांतों की संख्या 12 और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब द्विवार दंती के बाद दूसरी विशेषता कौन सी आ रही है वो देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है कि ये जो दांत होते हैं मानव के, ये दांत होते हैं गर्तदंती। कैसे होते हैं? गर्तदंती होते हैं। नंबर दूसरी विशेषता गर्तदंती। गर्तदंती का अर्थ ये हो गया कि मैंने बताई थी जबड़े में 2 प्रकार की अस्थियां, दोनों जबड़ों में अलग अलग अस्थियां। ऊपरी जबड़े में कौन सी अस्थि है? मैग्जिला। कौन सी अस्थि है? मैग्जिला। और नीचे वाले जबड़े में कौन सी अस्थि है? नीचे वाले जबड़े में मैंडिबल। कौन सी अस्थि है? मैंडिबल। याद रखना, ऊपर वाले जबड़े में मैग्जिला, नीचे वाले जबड़े में मैंडिबल। अब इन दोनों अस्थियों में, अर्थात ऊपरी जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में, निर्माण तो जबड़े का ही हो रहा है ना इनसे, तो दोनों जबड़ों के अंदर जो गर्त पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, जिनसे मसूड़ों का निर्माण होता है। इन मसूड़ों रूपी गड्ढों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गर्तदंती भी कहा जाता है। ठीक है, अब तीसरी जो विशेषता है वो है विषमदंती। कौन सी है? विषमदंती। अर्थात मानव के जो दांत है ना, आकार, संरचना और कार्य तीनों में भी एक समान नहीं होते हैं। 32 के 32 दांत है। इसलिए ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कहलाती है? विषमदंती कहलाती है। कौन सी विशेषता कहलाती है?
विषम दंती कहलाती है। कुछ दांतों का आकार मोटा होता है, कुछ का नुकीला होता है, कुछ आकार में चौड़े भी होते हैं, इसलिए ये विशेषता विषम दंती विशेषता कहलाती है। इंग्लिश में बात की जाए, द्विबार दंती को बायोकॉन्डेंट कहते हैं, बायोकॉन्डेंट, ठीक है। गर्त दंती को कहा जाता है थिक्कोडेंट, थिक्कोडेंट, और विषम दंती को कहा जाता है हेटेरोडेंट, ठीक है। तो ये तीन विशेषताएं होती है मानव के दांत की। द्विबार दंती जीवन में 2 बार आते हैं, गर्त दंती मसूड़ों रूपी गड्ढे के अंदर धसे रहते हैं, और विषम दंती दांतों की जो संरचना, आकार और कार्य है वो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करवाया जाएगा, और बाकी कल हम इससे आगे दांतों के प्रकार, दांतों के जो कार्य है अलग अलग, उनको देखेंगे, दंत सूत्र को करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।